पैसा, हम सब इसके पीछे भागते हैं, ऐसे कमाते हैं और हाँ, इसे बचाते भी हैं। पर क्या हम सच में इसे समझते हैं? हम सब महसूस कर रहे हैं कि हर साल हमारा पैसा कम सामान खरीद पाता है, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, घर का सपना और दूर। तो सवाल यह है कि हमारी मेहनत की कमाई की कीमत धीरे धीरे कौन और कैसे चुरा रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट लगा है जिसमें एक व्यक्ति ने 6 महीने तक दिन रात लगाकर सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब ढूंढा। और उसके जो निष्कर्ष हैं वो कह सकते हैं कि चौंकाने वाले हैं। वो कहते हैं कि पैसे को लेकर हम जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत है और हम इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। तो चलिए इस पूरी पड़ताल में साथ चलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम एहसास से। हम सबको लगता है कि हमारी बचत बढ़ रही है, बैंक अकाउंट में 5 लाख के 10 लाख हो जाते हैं तो खुशी होती है। लेकिन क्या हम सच में अमीर हो रहे हैं? इस रिसर्च में एक बहुत सीधी बात कही गई है, हम असल में और गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का धोखा है ना? हम स्क्रीन पे बढ़ते हुए नंबरों को देखते हैं लेकिन अपनी खरीदने की ताकत मतलब अपनी परचेजिंग पावर को घटते हुए महसूस नहीं करते। सही बात है। मुझे याद है मेरे दादाजी बताते थे कि उनकी पहली तनख्वाह कुछ 100 रुपए थी, लेकिन उसमें उन्होंने घर के लिए महीने भर का राशन और बहुत कुछ खरीद लिया था। आज उतनी ही रकम में शायद एक अच्छा डिनर भी ना हो पाए। हाँ, ये तो है। यही है परचेजिंग पावर का घटना। पिछले सिर्फ 5-7 सालों में ही देख लीजिए, घर से लेकर खाने पीने तक की चीजें दोगुनी या तिगुनी महंगी हो गई हैं। लेकिन क्या हमारी कमाई उस रफ्तार से बढ़ी है? जवाब हम सब जानते हैं। तो ये बस महंगाई नहीं है, ये कुछ और है। इस रिसर्च का एक बहुत बड़ा दावा ये है कि इतिहास में हर बड़ा साम्राज्य एक ही गलती दोहराकर खत्म हुआ है और आज हम वही गलती फिर से कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। चलिए इस पैटर्न को समझते हैं। ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती है असली पैसे से। हजारों साल पहले जब व्यापार शुरू हुआ तो लोग चीजों के बदले चीजें लेते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। तो धीरे धीरे लोगों ने ऐसी चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया जो टिकाऊ थीं और जिनकी अपनी एक कीमत थी, जैसे नमक, गेहूं और फिर हजारों सालों तक सोना और चांदी। ये असली पैसा था। ठीक है, सोना और चांदी असली पैसे थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ शुरू हुई? गड़बड़ शुरू हुई सरकारों के लालच से। रिसर्च में बताया गया है कि रोमन साम्राज्य से लेकर हर बड़ी सल्तनत ने यही किया। जब राजा को युद्ध लड़ने या अपने महल बनाने के लिए और पैसे चाहिए होते थे और खजाने में सोना खत्म हो जाता था, तो वो एक चालाकी करते थे। क्या करते थे? वो सोने के सिक्कों में धीरे धीरे तांबे जैसी सस्ती धातु मिलाना शुरू कर देते थे। इसे कहते हैं डिबेसमेंट। डिबेसमेंट मतलब मिलावट। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई दूध वाला दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। शुरू में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे दूध की क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं। एकदम सही मिसाल है। और साम्राज्यों ने अपने पैसे के साथ यही किया। जैसे जैसे सिक्कों में मिलावट बढ़ती गई, लोगों का उन सिक्कों से भरोसा उठ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब इस सिक्के की वो कीमत नहीं रही। और जब लोगों का पैसे से भरोसा उठता है तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और वो साम्राज्य ढह जाता है। इतिहास गवाह है, ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। तो आज के जमाने में ये डिबेसमेंट कैसे हो रहा है? हमारे नोटों में तो कोई तांबा नहीं मिला रहा। आज तरीका बदल गया है, लेकिन सिद्धांत वही है। आज मिलावट की जगह ले ली है नोट छापने वाली मशीनों ने। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हमने सोने चांदी को छोड़कर कागज के नोटों पर भरोसा करना शुरू किया। वो क्या है ना, शुरू में कागज का नोट सिर्फ एक रसीद होता था, एक वादा। एक वादा? कैसा वादा? अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो इसका मतलब था कि बैंक में आपके नाम पर 100 रुपए का सोना या चांदी जमा है और आप जब चाहें उस नोट के बदले अपना सोना वापस ले सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था। एक मिनट, मतलब कागज का नोट खुद पैसा नहीं था, बल्कि असली पैसे यानी सोने की गारंटी था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक क्लेम टिकट था। जैसे आप कोर्ट चेक में अपना कोट जमा करके एक टोकन लेते हैं। टोकन की अपनी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो उस कोट की है। सही पकड़ा। पैसा सोना था, नोट बस उसका टोकन था। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया। और वो क्या था? मुझे लगता है हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ रहे हैं। हमारे हैं 1971 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया था
और अमेरिका ने पूरी दुनिया से वादा किया था कि उसका डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा। अच्छा। यानी कोई भी देश अपने डॉलर के बदले अमेरिका से सोना ले सकता था। लेकिन वियतनाम युद्ध और दूसरे खर्चों की वजह से अमेरिका ने इतने ज्यादा डॉलर छाप दिए कि उसके पास उन डॉलरों के बदले देने के लिए सोना कम पड़ गया। तो उन्होंने भी वही किया जो रोमन करते थे? उससे भी बड़ा कुछ किया। 15 अगस्त 1971 की रात अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने एक घोषणा की जिसने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, आज से हम डॉलर के बदले सोना नहीं देंगे। बस इतना ही? हाँ, एक झटके में उन्होंने सोने से पैसे का जो आखिरी रिश्ता था वो भी तोड़ दिया। रुकिए, मतलब एक रात में एक टीवी अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया का पैसा असली सोने चांदी से पूरी तरह अलग हो गया? ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। ये तो वही बात हुई कि आप अपना कोट वापस लेने गए और काउंटर वाले ने कहा कोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको जितने चाहें उतने टोकन दे सकते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। यही निक्सन शॉक था और यहीं से फिएट करेंसी के युग की शुरुआत हुई। फिएट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आदेश या हुक्म। फिएट मतलब आदेश? हाँ, यानी आज हम जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि सरकार कहती है कि वो कीमती है। वो सरकार के वादे पर चलता है, किसी सोने या चांदी पर नहीं। ठीक है, ये सब तो 50 साल पहले की बातें। रिचर्ड निक्सन के एक फैसले का आज मेरे बैंक अकाउंट या मेरे घर के बजट से क्या लेना देना? सीधा लेना देना है, क्योंकि जैसे ही पैसे का सोने से रिश्ता टूटा, सरकारों को असीमित मात्रा में नोट छापने का लाइसेंस मिल गया। अच्छा, क्योंकि अब कोई सीमा नहीं थी। कोई सीमा नहीं रही। जब तक पैसा सोने से जुड़ा था, आप उतने ही नोट छाप सकते थे जितना आपके पास सोना है। अब ऐसा नहीं है। और यहीं से महंगाई की असली कहानी शुरू होती है। इस रिसर्च का सबसे बड़ा तर्क ये है कि महंगाई का मतलब बढ़ती कीमतें नहीं है। बढ़ती कीमतें तो सिर्फ एक लक्षण है, एक नतीजा है। तो फिर असली कारण क्या है? असली कारण है अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई का बढ़ना। जब सरकारें और सेंट्रल बैंक सिस्टम में बेहिसाब पैसा डालते हैं तो हर एक रुपए की कीमत अपने आप कम हो जाती है। इसी को नोट छापना कहते हैं। हाँ, पर अब ये डिजिटल है। इसे एक आकर्षक नाम दिया गया है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग? हाँ, सुना है ये शब्द। सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है, डिजिटल तरीके से पैसा बनाना और सिस्टम में डालना। असल में सेंट्रल बैंक ये नया डिजिटल पैसा बनाकर उससे सरकारी बॉन्ड और दूसरी संपत्ति खरीदता है। इससे बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन नतीजा वही है, अर्थव्यवस्था में पैसे की बाढ़ आ जाती है। और ये एक छिपा हुआ टैक्स है? बिल्कुल, ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो हमारी बचत को चुपके से खा रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना ही नाजुक और खोखला है तो 1971 से अब तक 50 साल से ज्यादा ये चल कैसे रहा है? कुछ तो सही काम कर रहा होगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ये है कि ये सिस्टम ढह नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे गल रहा है। अब देखिए, एक पारंपरिक अर्थशास्त्री आपको बताएगा कि फिएट करेंसी सरकारों को अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने जैसे जरूरी कदम उठाने की सहूलियत देती है। मतलब जरूरत पड़ने पर सिस्टम में पैसा डालकर उसे गिरने से बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस रिसर्च का तर्क ये है कि ये सहूलियत एक नशा बन चुकी है। हर छोटी मोटी मुश्किल आने पर सरकारें और ज्यादा नोट छाप देती हैं। इस बेहिसाब पैसे की छपाई ने एक नहीं बल्कि कई आर्थिक बुलबुले यानी बबल्स बना दिए हैं। बबल्स? जैसे 2008 का हाउसिंग बबल? हाँ, लेकिन इस बार स्थिति कई ज्यादा खतरनाक है। रिसर्च के मुताबिक आज हमारे सामने एवरीथिंग बबल है। स्टॉक मार्केट एक बबल है जो आसमान छू रहा है। हाउसिंग मार्केट भी? वो एक और बबल है। लेकिन सबसे खतरनाक बुलबुला खुद अमेरिकी डॉलर का है। आज अमेरिकी सरकार पर 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है जो हर सेकंड बढ़ रहा है। 38 ट्रिलियन? ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाया ही नहीं जा सकता। ये बात वाकई डराने वाली है, क्योंकि पिछले संकटों में जैसे 2000 का .com बबल या 2008 का संकट, जब बाजार गिरते थे तो लोग अपना पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर में डाल देते थे। लेकिन अब क्या होगा जब डॉलर खुद ही एक बहुत बड़ा बुलबुला हो? यही मिलियन डॉलर नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर का सवाल है। अमेरिका के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपना कर्ज चुकाने से साफ मना कर दे यानी डिफॉल्ट कर जाए, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी,
पल भर में ढह जाएगी, या फिर वो इस कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा बेहिसाब नोट छापे, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन होगा। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब चीजों के दाम रातों रात दुगने तिगने होने लगेंगे? बिल्कुल, और रिसर्च के अनुसार दोनों ही सूरतों में आम इंसान की बचत का सफाया हो जाएगा। दिल बना देता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार का जो बुलबुला है वो काफी हद तक एआई से जुड़ी उम्मीदों पर फूला हुआ है। बिल्कुल, और यहीं पर चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है। याद है हमने बात की थी कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर को दुनिया का राजा बना दिया था। हाँ, एक ऐसा ढांचा जो आज भी कायम है, लेकिन चीन जैसी ताकतें अब इसे सीधी चुनौती दे रही हैं। रिसर्च में चीन के फायदों का जिक्र है। उसके पास सस्ती ऊर्जा है जो एआई डेटा सेंटर्स के लिए बहुत जरूरी है, सरकारी सब्सिडी है, टैलेंट है, और संसाधनों पर भी उसकी पकड़ है। हाँ, चीन एक ऐसा खिलाड़ी है जो चुपचाप अमेरिकी एआई के इस बुलबुले को फोड़ने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब यह है कि आज एक नहीं बल्कि कई बुलबुले, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, हाउसिंग, डॉलर एक साथ फटने की कगार पर हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। यही बात इस स्थिति को अद्वितीय और बेहद खतरनाक बनाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी पड़ताल का सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत साफ है। आज का पूरा वित्तीय सिस्टम एक ऐसी नींव पर बना है जो इतिहास में हमेशा हर बार विफल हुई है, यानी बिना किसी असली संपत्ति के सहारे चलने वाली करेंसी। हमारी कागज या डिजिटल करेंसी में रखी गई बचत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, और रिसर्च में एक और चेतावनी दी गई है। आम लोगों को आईपीओ और म्यूचुअल फंड सही है जैसे आकर्षक नारों से सिस्टम में पैसा लगाने के लिए उकसाया जा रहा है, जबकि अंदर बैठे लोग जिन्हें असलियत पता है, वो चुपचाप अपना पैसा निकालकर सिस्टम से बाहर जा रहे हैं और उसे असली संपत्ति में लगा रहे हैं। तो फिर आम इंसान को किस पर भरोसा करना चाहिए? और यही इस रिसर्च का सबसे जरूरी संदेश है। तथाकथित विशेषज्ञों या संस्थानों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। वे अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि हर किसी को इस विषय पर अपनी रिसर्च खुद करनी होगी, क्योंकि दांव पर आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा है और उसे बचाने कोई और नहीं आएगा। ये वाकई एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी बातचीत के अंत में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। ये रिसर्च बार बार सोने और चांदी की ऐतिहासिक स्थिरता की ओर इशारा करती है। यहाँ तक कि ये भी बताती है कि आज दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, यानी वो संस्थाएं जो खुद इस कागजी सिस्टम को चला रही हैं, पर्दे के पीछे भारी मात्रा में सोना खरीद रही हैं। तो मेरा सवाल ये है, अगर इस कागजी सिस्टम को चलाने वाले खुद गुपचुप तरीके से असली भौतिक संपत्ति जमा कर रहे हैं, तो ये उस भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं? और ऐसे में हम जैसे आम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई और बचत के बारे में क्या सवाल पूछने चाहिए?